A very good morning, students. Today we'll talk about the next topic from the chapter Kinship, Caste and Class. So we have already discussed about topics such as what was beyond Varna system, how there were integration, there were some cases of conflicts. और महाभारत को सेंटर में रखते हुए all we are doing is trying to understand the history of period from 600 BCE to 600 CE. सो नाउ विल टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग नोशन कि रिसोर्सेज को लेकर के भी क्या हम कुछ समझ सकते हैं उस टाइम पीरियड से. So yes, we can derive certain things. There were certain very interesting questions that Mahabharata text itself has created related to the accession of resources. So क्या वो interesting notion है? So let us have a look at that notion. तो ये एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि जेंडर को लेकर के रिसोर्सेज में सेग्रीगेशन अगर पता करना हो, वेदर मेल वर मोर पावरफुल, वेदर फीमेल्स वर मोर पावरफुल, तो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि पैट्रिलिनी है और मैट्रिलिनी नहीं है. आपने कई बार सुना होगा, जैसे हम देखते हैं लाइक द इंडियन गॉड्स, हम इतनी सारी गॉडेसेस हैं, चाहे पार्वती हो गई, दुर्गा हो गई, हर किसी की वर्शिप करते हैं, है ना. तो कैसे आखिर ऐसे पॉसिबल हो गया कि उसी रिलीजन में gender based पे lot of importance was given to the father's property as compared to nobody talks about the mother's property. तो हाउ डू वी कम टू नो टू दैट कंक्लूजन? कैसे हम ये कंक्लूजन निकाल लें कि आज से 2500 साल पहले ऐसा होता था? तो किस बेसिस पे हम ये निकालते हैं? सो यू सी नाउ, महाभारत की स्टोरी को अगर ध्यान से पढ़ें तो आपने ये किस्सा ज़रूर सुना होगा, द गेम ऑफ डाइस, राइट, जिसमें चौसठ का गेम चल रहा है, वेयर दैट शकुनी मामा, द इविल मामा, इनवाइट्स ऑल द पांडवास एंड दे प्ले दिस गेम ऑफ डाइस, एंड वेयर द शकुनी इज कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द डाइस ऑफ master. So the master dice maker is actually throwing dices and you see युधिष्ठिर जो है one by one bet place कर रहा है. So usually he is placing the gold, then वो अपने सारे elephants को हार जाता है, उसके बाद वो अपने kingdom को हार जाता है, then he plays his brothers also on bet and eventually he also places द्रौपदी on bet, जिसके बाद चीर हरण का incident हमें दिखता है and that is how बाद में पता चलता है कि yes, it created that द्रौपदी जो है शपथ लेती है, she tried to challenge the manliness of all the Pandavas and she did create the question. So उसके questions unresolved होते हैं and ये दो तरह की बहुत important problems create करता है. सो क्या अनरिजॉल्व क्वेश्चन आते हैं? तो अनरिजॉल्व क्वेश्चन पहला आता है द्रौपदी का. तो द्रौपदी के इन्हीं क्वेश्चंस ने महाभारत करा दी, ऐसा भी कई बार कहा जाता है, राइट. सो द्रौपदी के ये क्वेश्चंस क्या थे? तो पहला क्वेश्चन था द्रौपदी का दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, is it really written in Dharmashastra that wife can be placed on stake by his men? Is a wife who is, if a girl is getting married to a man and so is the husband is important enough that he can, is he free enough to consider wife as his property? जैसे युधिष्ठिर ने द्रौपदी को अपनी प्रॉपर्टी मान के वाइफ पे लगाया, प्रॉपर्टी मान के बेट पे लगा दिया. तो द्रौपदी का पहला क्वेश्चन यही था कि क्या रियली पॉसिबल है कि आप वाइफ को प्रॉपर्टी मानो? अब ऐसा कहीं लिखा तो था नहीं कि शादी के बाद जो है वाइफ प्रॉपर्टी हो जाती है हस्बैंड की, कि उसको आप बेड पे भी लगा सकते हो. तो ये द्रौपदी का क्वेश्चन जो है सबको बहुत उलझाने वाला था. No one knew what was the answer of that question, not even Dharmaraj Yudhishthir himself and not even people like भीष्म, जिनसे वो ये क्वेश्चन पूछ रही थी. तो जितने भी धर्म के ज्ञानी लोग थे उनके पास भी इसका आंसर नहीं था एंड यही रीज़न है कि इस क्वेश्चन ने अपने आप में सबको उलझा दिया अबाउट द जेंडर एक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. क्या एक जेंडर को इतना पावर है कि वो दूसरे जेंडर को ही एक रिसोर्स मान करके बेड पे लगा सकता है? So this was an important question. And second important question was that even if the gender is an unfree man, so Yudhishthir was an unfree man जो खुद को पहले ही लूज कर चुका था बेट में. तो अगर वो खुद को लूज कर चुका है तो now does he had any power कि वो अपने ब्रदर्स को और द्रौपदी को बेट पे लगा सके? तो अगर वो खुद ही अपने आप को हार गया तो अब वो कैसे अपनी वाइफ को और ब्रदर्स को बेट पे लगा सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? अब इसका भी जवाब किसी के पास नहीं था, बिकॉज अगर कोई कहे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है तो इससे क्वेश्चन ये उठता है तो क्या फिर ब्रदर और वाइफ के ऊपर उसका कोई भी राइट नहीं है? सो इज इट लाइक रियली कि द राइट इज ओनली बिकॉज दे आर लिविंग टुगेदर? इज देयर इज नो राइट इफ इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रबल टाइम्स आर कमिंग? So this was a question that remained unresolved till the end of Mahabharata also, because then Draupadi itself challenged all the husband कि if you are not going to, that is how Draupadi decided कि she's not going to
keep the knot and she is going to keep her hair open because ये प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली. तो जैसे आई गेस कोई हेयर ओपन रखने का ट्रेंड था, बिकॉज जैसे चाणक्य का हमने देखा उन्होंने शिखा खुली रखी, सिमिलरली द्रौपदी ने भी कुछ ऐसी शपथ ली. तो उस शपथ ने ही जो है पांडवों को इतना ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया दैट दे डिसाइडेड कि वो लड़ेंगे अपने ब्रदर्स के अगेंस्ट. सो ये एक नोशन था जिससे हमें एक्सेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में ज़रूर पता चलता है. ये तो समझ में आता है कि युधिष्ठिर ने अगर ये काम किया तो इट मीन्स कि पैट्रिलिनी इतना कॉमन कॉन्सेप्ट है and males were that powerful that they have complete accession over the resources and females were definitely somehow not that powerful कि वो इतना resources पे accession रखें मेल्स की तरह कि मेल को एक बार के लिए सोचना पड़े दाव पे लगाने के पहले. राइट, दिस थिंग इज क्वाइट मच क्लियर. अब बिकॉज ये क्वेश्चन रेज हुआ महाभारत के टाइम, दैट इज द रीजन जब हिंदू कोड ऑफ लॉ लिखा गया मनुस्मृति 200 BCE में, तो इट वॉज मेड वेरी क्लियर कि विमेन का एक्सेशन प्रॉपर्टी पे क्या होगा. सो विमेन किस प्रॉपर्टी पे एक्सेशन रखेगी? ऑन द पैटर्नल स्टेट. फाइन, इस पैटर्नल स्टेट को हम क्या कह रहे हैं? स्त्रीधन कहते हैं. ये स्त्रीधन क्या होता है? सो समथिंग जब एक हिंदू गर्ल ब्राइड बनती है तो उस ब्राइड को जो भी प्रॉपर्टी का शेयर मिलता है वो उसका धन होता है, उस स्त्री का वो धन है. ये धन कौन देता है? इट इज़ बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द पैटर्नल स्टेट. सो फादर अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और उस रिसोर्सेज की वो जो शेयरिंग उस बेटी को करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्त्री धन. इट कैन बी द गोल्ड ज्वेलरी जो ब्राइड को दी जाए शादी के टाइम पे. It can be any other amount of commodity which they wanted to give that is considered as precious, as luxurious, can be considered as an important essential resource. These all things will be considered as paternal state. I am not talking only about currency or money, right? So ये स्त्रीधन जो है ये उस लेडी को जो मिलेगा वही उसकी प्रॉपर्टी है. After marriage, that means she has no right over father's property. Now for this Stridhan also some rules were laid down. Rules such as the Stridhan was transferable. It can be transferred to both. She can transfer it to her son as well as to daughter, again in the form of Stridhan. But this transfer will never happen without the consent of husband. तो again यहाँ पे देखिए डोमिनेंस है एक पर्टिकुलर जेंडर की अगेन ओवर द स्त्रीधन ऑल्सो. ये स्त्रीधन का एक और इंटरेस्टिंग नोशन देखिए, द स्त्रीधन विल नेवर बी ट्रांसफर टू हस्बैंड, लेकिन उस स्त्रीधन का खर्चा हस्बैंड के बिना नहीं हो सकता. So once again when the power was given in the hands of women, again it was transferred to the hands of men. So beside that it was also made clear that men, specifically the elder son, will always get the higher share of the property. So Manusmriti again made it clear, which made it clear that कि महाभारत में जो पूरी लड़ाई हो रही थी, so ये आइडियली धृतराष्ट्र का शेयर एल्डर बनता था इस पूरे के पूरे ट्रेंड के ऊपर, ये ज़रूरी था. ये चीज़ महाभारत से क्लियर हुई. तो ये था जेंडर एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सेस, टॉकिंग अबाउट द वर्ना एक्सेस टू प्रॉपर्टी. सो अब वर्णों के बारे में बात करेंगे. अभी तक हमने जेंडर के थ्रू देखा दैट हाउ मेल वर मोर डोमिनेंट इन द एक्सेशन ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू फीमेल्स, वाइल फीमेल्स वर स्पेसिफिकली गिवन देयर स्त्रीधन जिसको लेके उन्हें खुश रहना है. सो वर्णा एक्सेस की बात करें तो एक कॉमन बिलीव यही है कि ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय वर द वेल्दीएस्ट. इट्स ऑब्वियस ऑल्सो बिकॉज क्षत्रिय अगर रूलर्स हैं तो वो तो वेल्दीएस्ट होंगे ही क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करते हैं. ब्राह्मण्स इसलिए वेल्दीएस्ट हैं पर्टिकुलरली अमंग द वर्णास. मैंने ब्राह्मण ऊपर लिखा है और क्षत्रिय नीचे लिखा है क्योंकि एक तो हर क्षत्रिय रूलर नहीं है, कुछ क्षत्रिय सिर्फ मिलिट्री कमांडर्स हैं, कुछ क्षत्रिय सिर्फ आर्मी मैन हैं. सो देन दे आर नॉट मोर रिच देन द ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स इन जनरल आर रिचर बिकॉज ब्राह्मण्स जो हैं क्षत्रियों के लिए भी काम करते हैं. ब्राह्मण्स एक काफ़ी वाइडर लेवल पे टीचिंग देते हैं. तो ब्राह्मण्स का जो ओवरऑल जोन है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है. दैट इज़ द रीज़न ब्राह्मण्स वर वेल्दीएस्ट इन द सोसाइटी. फाइन. नाउ बुद्धिज्म जब इमर्ज हुआ दैट इज़ पर्टिकुलरली मौर्यन डायनेस्टी के टाइम तक ये चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई. Buddhist texts such as Majjhim Nikaya is name of a Buddhist text which is written in Pali language. This text talks about a conversation between Avantiputta and Kachan. Kachan is a Buddhist sage of that time. एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा है जिसमें अवंतीपुत्र जो एक लैंडलॉर्ड है वो पूछ रहा है सेज कच्चन से दैट व्हाट विल हैपन इफ शूद्र विल बिकम वेल्दी, विल द एंटायर वर्ण ऑर्डर विल चेंज. सो ही इज आस्किंग अगर शूद्रों के पास पैसा होता जैसे कि ब्राह्मण्स के पास पैसा है तो ब्राह्मण्स बहुत रिस्पेक्टेड है सोसाइटी में, तो अगर मैं कहूँ कि कोई शूद्र बहुत अमीर हो गया, सो आर ब्राह्मण्स गोइंग टू पे रिस्पेक्ट टू शूद्र ऑल्सो.
सो दिस वॉज अ क्वेश्चन एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन डज टेल कि अब इन चीज़ों पे क्वेश्चन होने लगा था एंड दैट इज वाई बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैव ऑल्सो ओपनली ब्लेम्ड द धर्मशास्त्र दैट दे वर क्रिएटेड इन सच अ वे दैट दे वर कोडिफाइड लाइक दैट कि ब्राह्मण्स ही हमेशा वेल्दीएस्ट रहेंगे सोसाइटी में. नाउ इट क्रिएट्स टू एन इंटरेस्टिंग नोशन कि जब वर्ण सिस्टम बाई चॉइस था तो फिर कैसे आपको अगर वेल्दी बनना है तो आप ब्राह्मण बन जाओ. You learn Vedas, you learn all the Brahmanas and Vedangs, and you become a Brahmin. You give teaching, you become part of that Varn, and you become wealthy. Yes, no one has stopped you from becoming wealthy. But the part is that since people are now into a jati system, एक transition का phase ये चल रहा है. That is the reason अब इस तरह की चीज़ें society में दिखने लगी हैं. That Brahmins are becoming the wealthiest here, but शूद्रों के भी वेल्दी होने की बात कही जा रही है बिकॉज यू डू नो कि शूद्र कौन थे. तो मौर्यंस को शूद्र समझा जाता था और शायद इसी पे एक सटायर ही है ये कि मौर्यंस की भी तो रिस्पेक्ट ब्राह्मण्स कर ही रहे हैं, राइट. तो चाणक्य भी क्या कर रहे हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य जो एक शूद्र माना गया है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसको एज ए एम्पर रख रहे हैं. तो एक ब्राह्मण क्या अब इस लेवल पे आ गया है कि शूद्र को क्योंकि रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन अवंतीपुत्र अब रेज कर रहे हैं. तो दिस क्वेश्चन, रेजिंग ऑफ such question directly clarifies this thing that yes, वर्ण के एक्सेशन को लेकर के अब डिबेट सोसाइटी में काफ़ी कॉमनली होने लगी थी. नाउ टॉकिंग अबाउट एन अनदर नोशन दैट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज which was happening in southern India. तो तमिल संगम एंथोलॉजीज आर ऑल्सो लाइक यूलॉजीज बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जहाँ पे यूलॉजी पर्टिकुलरली किसी पोएट वगैरह ने लिखी होती थी, एंथोलॉजीज के लिए स्पेसिफिकली लोग अपॉइंट किए जाते थे जिन्हें हमें बार्ड्स कहते थे. फाइन. सो बार्ड्स जिन्हें भाट सारथी कहा जाता है, आपने भट्ट टाइटल सुना होगा. तो जो ब्राह्मण्स भट्ट होते हैं देवर द एंशिएंट बार्ड्स. तो ब्राह्मण्स की एक कम्युनिटी होती थी, भट्ट कम्युनिटी, जिनका काम ही होता था तारीफें लिखना. सो लोग महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा रथों में बैठ करके जो जाते हैं देवर बार्ड्स. तो वो बार्ड्स यही काम करते थे कि वो जो है तारीफें लिखते थे रूलर्स की कि उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया. सो एक एंथोलॉजी है, द नेम इज पुरुनारुरु. पुरुनारुरु इज बेसिकली हु ही इज अ जेनरस तमिलियन लॉर्ड एंड बार्ड्स हैव रिटन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम कि ही इज अ जेनरस लॉर्ड हु इज बेसिकली अ क्षत्रिय बट ही इज शेयरिंग हिज रिसोर्सेज विद ऑल द पीपल ओवर देयर. एंड दिस शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल अस कि एक्सेशन ऑफ रिसोर्सेज भले ही वर्णों के पास था लेकिन वर्ण जेनरस भी होते थे, जैसे क्षत्रिय वर्ण जेनरस है एंड दे आर प्रोवाइडिंग थिंग्स टू पीपल. सो दैट इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न. तो महाभारत की एक छोटी सी स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पता तो चल रही हैं बट साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ वी आर टेकिंग आउट एन एनालिसिस सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो एनालिसिस पूरी तरह से, चाहे मध्यम निकाय हो, चाहे पुनरारुरु एंथोलॉजी हो और या फिर सिर्फ मनुस्मृति हो. सो एक पूरा एनालिसिस बनता है इस एंगल से. So that's all about the accession of resources. Now moving to the next topic. So the next topic is the theory of social contract. एंड थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है जो हमें मिलती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में. बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है सुत्त पिटक. पिटक का मतलब होता है पिटारी एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्राइमरीली 3 पिटक में लिखे गए हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो सुत्त पिटक नाम का टेक्स्ट है पाली में लिखा गया है. इन दैट देयर इज अ स्टोरी गिवन. Fine. This is an interesting story that how social differences might have occurred in the world. So they believe on this theory and they believe that actually this is the total idea. This is how the social differences should have occurred. So कैसे हुआ? They believe that कि actually in the beginning the earth was in an idyllic state. Idyllic state का मतलब ही एक semi evolution state है where the men were not evolved completely. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिएशन. सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कह रहे हैं कि men were not evolved completely. It was a semi-evolution state and everything was in its idyllic manner. That means nature was pure, everything was purified and since the human were not evolved completely, that is why it's an idyllic state. Everything was as it is. जैसा बनाया था वैसा ही है. Now slowly, gradually, a lot of nature receptors begin to occur.
right? Nature receptors here means humans. So a lot of humans are now evolving, उनकी population बढ़ रही है. That is the reason their consumption increased. So consumption of natural resources is increasing. Since the consumption is increasing, that is the reason the resources are becoming limited day by day, because what nature has gifted them, since they are not producing anything by themselves, तो इस टाइम पे जो भी resources वो use कर रहे हैं, slowly gradually it is becoming very limited in nature. It was so limited that it became very important for them to find out somebody who can act like a protector, who will protect these resources, will actually distribute these resources equally among them. So because अगर वो protector नहीं ढूंढेंगे तो resources खत्म हो जाएंगे, ये चीज़ उनको समझ में आने लगी. So among them they decided someone, that means सबकी सहमति से they elected a leader who is Mahasammat. So Mahasammat is somebody who is chosen by everybody's wishes. So सबके wish से एक leader select हुआ, and in order to pay the tribute to that protector, why someone will work for the people, because he was chosen by the people. So कोई क्यों काम करेगा, नहीं करना काम. So in order to make that Mahasammat work कि तुम्हें as a protector हमारे लिए काम करना है, people paid him a bowl of rice as a tribute. तो उन्होंने एक bowl of rice दिया as a tribute. That is the reason it created a social order that Mahasammat suddenly became the leader of the people. This leader is a chosen leader, and it was also clear that since people have chosen this leader, that is how people can change this leader also, right? तो एक बड़ा पुराना डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है ये. सो दे कैन चेंज दिस लीडर ऑल्सो, एंड इस लीडर, क्योंकि अब ये लोगों के बीच में से एक लीडर बन के निकला है, तो नाउ दिस लीडर हैज क्रिएटेड अ डिफरेंट सोशल ऑर्डर वेयर वन इज अ लीडर एंड अनदर आर द फॉलोअर्स. And this social order was specifically created by humans. It is not created by God. That means it is human who create a social order. It is not God who create a social order. So this is what the theory of social contract of Buddhism is. So Buddhism completely believed that humans who were living in an idyllic state, they were semi-evolved. As they began to evolve, as their population gradually increased, their consumption increased, resources became limited, they were in need of a protector. That is how they chosen a leader called Mahasammat, and this is how a social order emerged in the society, when one became a leader and there was an entire class of the leaders, and that is how other became his followers. So यही social order है जो सारे humans follow करते हैं. Now ये social order की theory directly challenge कर रही थी. It was challenging a theory that was the theory of Rigvedic text written पुरुष सूक्त. पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का एक सूक्त है. सो एक प्राइम सूक्त है पुरुष सूक्त, जो एक्चुअली में वर्ण सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताता है. सो इट डज टेल that what is written in Purush Sukta is actually the voice of the Brahma, because ऋग्वेद को ही कहा गया है कि ये ब्रह्म ज्ञान है, मतलब जो ब्रह्मा से ज्ञान मिला है उसी को लिखा गया है ऋग्वेद में. तो ऋषियों को जो है जो नॉलेज मिली है, दे आर गिविंग देयर ग्रैटिट्यूड, दे आर शोइंग देयर ग्रैटिट्यूड टू लॉर्ड ब्रह्मा, कि उनको उससे नॉलेज मिली, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान हमारा खुद का नहीं है, ये ब्रह्म का ज्ञान है. तो इसको कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने भी किया, और ये कहा कि बिकॉज इट इज रिटन इन पुरुष सूक्त दैट देयर इज अ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, कि ये जो सारे वर्ण हैं इनका ओरिजिन डिवाइन है. दैट मीन्स जो ब्राह्मण का मुख है वो ब्रह्म है, उसकी जो शोल्डर है वो क्षत्रिय है, उसका जो उदर मतलब जो पेट है वो वैश्य है, और उसकी जो जांग है जो थाई है वो शूद्र है. तो उसका मुख क्योंकि ब्राह्मण है, दैट इज द रीजन मुख से बोलने का काम, मतलब वेदों को रिसाइट करने का काम ब्राह्मण का है, टीचिंग करने का काम ब्राह्मण का है, क्योंकि शोल्डर जो है वो बॉडी का वेट कैरी कर रहे हैं. तो यही रीजन है कि शोल्डर स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं. तो शोल्डर का क्षत्रिय का काम है, प्रोटेक्ट करने का काम है बॉडी को. एंड जो उदर है, क्योंकि वो पेट है, भूख मिटाता है, दैट इज वाई प्रोड्यूसर का काम किसका है, वैश्य का. एंड थाई जो है उसका काम ही है कि अपर 3 जितने बॉडी पार्ट्स हमने डिस्कस किए उनके वेट को बियर करना. दैट इज द रीजन थाई का काम, शूद्र का काम है कि टू सर्व ऑल दीज वर्ण. तो ये डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी है जो पुरुष सूक्त में लिखी गई है. बट आपको इसमें ये बार बार ध्यान रखना है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, कि ये बाई चॉइस है. मतलब अगर थाई चाहे तो माउथ का काम कर सकती है, ये एक चॉइस मिली हुई है. फाइन. सो
इस थ्योरी को डायरेक्टली चैलेंज करती है बुद्धिस्ट थ्योरी दैट टेल्स अस दैट द सोशल ऑर्डर इज नॉट डिवाइन, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय ब्रह्म, rather than it is something that is created by humans, because Mahasammat was required to protect the society. And why the Brahminical theory is wrong, because they are forcing this theory on people that since it is a divine theory, since ये ब्रह्म ज्ञान है और सबको फॉलो करना है, that is the reason it was challenged by this notion. तो आप देखिए क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया है और नई नई थ्योरीज बन रही हैं, और इन थ्योरी के बेसिस पे भी ये समझ में आ रहा है कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कितने ज़्यादा उस पीरियड में हो रहे होंगे. एंड ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट शायद इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बुद्धिज्म इस टाइम अपनी पीक पे चल रहा है, क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्त पिटक वगैरह का कंस्ट्रक्शन जो है अशोका के टाइम पे हो रहा है. एंड बिकॉज ये स्टेट रिलीजन है तो इट इज़ मच ऑब्वियस दैट दे वर क्रिटिसाइजिंग दिस. सो दैट इज हाउ दिस ऑल इज हैपनिंग, एंड आई होप social contract theory is clear to you. So now we'll move to the last topics of the chapter. That's all for this video.